नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए अंकित भाटी सर की ये बुक से एक टॉपिक लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम भारतीय इतिहास का ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो कि 5 नंबर में आएगा और आज का टॉपिक है संतलत काल। संतलत काल में आपके वंश आते हैं। पहला है गुलाम वंश, ठीक है। एक ट्रिक है, आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। गुड़ खा तसलाम है, तो देखो गू से हो गया गुलाम वंश, खा से हो गया खिलजी वंश, गुड़ सॉरी गुड़ गा से हो गया गुड़ से हो गया गुलाम वंश, गुड़ खा खा से हो गया खिलजी वंश। फिर आता है ता से क्या हो गया तुगलक वंश, सा से हो गया सैयद वंश, ला से हो गया लोधी वंश और फिर उसके बाद मुगल काल आ जाता है आपका, ठीक है। इस तरह से चलता है। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं आज का टॉपिक संतलत काल, ठीक है। आपके पूरे वंश इसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आपके दिमाग की गागर में भरते हैं ज्ञान का महासागर, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, पूरी दिल्ली सल्तनत जो है हमारी है वो 1206 से शुरू होती है और 1526 तक जाती है। इसमें सबसे पहले हमारा गुलाम वंश, तो गुलाम वंश को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 को भारत के तुर्की राज्य के संस्थापक माना जाता है, किंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है, जिसका कार्यकाल है 1210 से लेके 1236, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल है 1206 से लेके 1210, 4 साल ही था। फिर उसके बाद हमारा इल्तुतमिश आया 1210 से लेके 1236। आगे है, इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत किया। इल्तुतमिश ने इसी के समय में अवध में पृथु का विद्रोह हुआ था। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी 40 अमीरों का समूह बनाया था, ठीक है। इसमें 40 अमीर लोग थे, उनका एक समूह बनाया था। इसने इसने लाहौर में स्थित दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इक्ता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया, ठीक है। सल्तनत काल के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल, किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इल्तुतमिश को गुम्बद का निर्माण का पिता कहा जाता है, ठीक है। वाली मूर्ति मतलब गुम्बद वाली इमारतें इसने बनवाई थी। सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का प्रथम मकबरा था। रजिया बेगम, रजिया बेगम आ गई। अब रजिया बेगम कौन है? इल्तुतमिश की बेटी है। रजिया बेगम ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा चोगा मतलब काथा, ठीक है, और कुलाहा टोपी पहन करके पुरुषों की तरह अपने राज मतलब अपने उसमें बैठी थी, राजसभा में बैठी थी। इल्तुतमिश का बाद उसका पुत्र रुकबुद्दीन फिरोज दिल्ली की सल्तनत पर गद्दी पर बैठा, किंतु तुर्की अमीरों ने रुकबुद्दीन को हटा दिया और रजिया को गद्दी पर बैठाया। आगे देखते हैं। रजिया को गद्दी पर या सिंहासन पर आसीन किया। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कर दी गई थी। 1266 में बलवन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह इल्तुतमिश का कौन था? गुलाम था, ठीक है। बलवन के बारे में एक बात कही जाती है कि इसने 20 वर्ष क्या नाम है गुलाम और 20 वर्ष शासक की हैसियत से मतलब राज किया है। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लोह की नीति अपनाई। किसकी नीति अपनाई? रक्त एवं लोह की। बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन कर दिया, ठीक है। उसने ये जो चालीसा बना हुआ था उसको फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। बलबन के द्वारा बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उसने नौरोज प्रथा भी आरंभ की, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट गुलाम वंश हो गया, ठीक है। जो मैंने ट्रिक लिखी थी गुड़ खा, अब आएगा खिलजी वंश, ठीक है। तो खिलजी खिलजी वंश की बात करेंगे 1290 से लेकर 1320 ईसा पूर्व ईसवी तक। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर आक्रमण जलालुद्दीन के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ था। जलालुद्दीन के समय ईरानी फकीर सीदी मौला को हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया गया था। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या करके दिल्ली की गद्दी हथियाली गद्दी की गद्दी पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अपनी सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी। इसने इसने घोड़ा दागने और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ की। मतलब घोड़ा दागने का मतलब क्या है
कि घोड़ा के ऊपर टैग लगा दिया गया, मतलब एक लोहे की सलाख गर्म करके और उसके ऊपर एक नंबर डाल दिया गया, तो घोड़ा दागा गया, जिससे क्या है ये पता पड़ जाए कि ये हमारा घोड़ा है। और सैनिकों का हुलिया, मतलब कि सैनिकों का हुलिया, जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में आपके बॉडी पर बॉडी मार्क पूछे जाते हैं, ठीक है, अक्सर करके आर्मी वगैरह की पोस्टों में पूछा जाता है कि कोई भी आपके शरीर पर घाव वगैरह का कोई निशान हो, तो वो इस तरह से, तो सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा इसने शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा और सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी के ने आर्थिक सुधारों के लिए बाजार नियंत्रण नीति अपनाई, ठीक है, बाजार को नियंत्रण किया इसने, ठीक है, कोई इस रेट से ज्यादा नहीं बेचेगा, इस तरह से नियंत्रण किया इसने, ये बहुत अच्छा कदम था। मुबारक शाह खिलजी खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए, ठीक है। तो ये रहा हमारा खिलजी वंश। अब आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक चलेगा। गाजी मलिक ने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक नाम से सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक था, इसने सबसे पहले नहर बनवाने वाला एक प्रथम शासक था। उसने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक एक नया शहर भी स्थापित किया था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जूना खां, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। इसके जूना खां था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से किस पर बैठा, अपनी गद्दी पर बैठा। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत में आया। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आरंभ करवाया और दोआब में कर की वृद्धि भी की। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि विभाग, दीवान दीवान होगा, दीवार नहीं होगा, दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की और अकाल संहिता तैयार करवाई और अकालग्रस्त कृषकों को सोन घर ऋण में प्रदान किए। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने। इसने जौनपुर और दिल्ली में फिरोजाबाद नगर की स्थापना की। फिरोज फिरोज शाह तुगलक ने शंशगानी नामक सिक्का चलाया। इसने एक विभाग बनाया, दीवान एक खैरात स्थापित किया एवं एक रोजगार दफ्तर की भी स्थापना की, ठीक है। जो अभी रोजगार दफ्तर बने हुए हैं ना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बने हुए हैं, तो वो वहीं से आए हैं निकल के, ठीक है। अब चलते हैं हम सैयद वंश की ओर। 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश का संस्थापक कौन है, खिज्र खां था। इसने रयत ए आला की उपाधि धारण की। उसने अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों का ही नाम रहने दिया, ठीक है, इसने नाम ही नहीं हटाया, ठीक है। अक्सर करके सत्ता जब चेंज होती है तो अपने नाम के सिक्के चलाते हैं सभी वंश के लोग या सभी राजा महाराजा, ठीक है, पर इसने ऐसा नहीं किया। सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की। तो जो मुबारक शाह था उसने शाह की उपाधि धारण की थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तथा अपने नाम से ही खुतबा पढ़वाया, ठीक है। उसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन सर हिंदी को संरक्षण प्रदान किया। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, अलाउद्दीन शाह। आगे देखते हैं, लोधी वंश की तरफ चलते हैं हम लोग। लोधी वंश 1451 से लेके 1556 ईस्वी तक चला। यही अंतिम वंश है संतुलित काल का, ठीक है। फिर उसके बाद मुगल वंश आ जाएगा। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। बहलोल लोधी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शहूर वेल से संबंधित रखता था। उसने बहलोली प्रकार के सिक्के भी चलाए, बहलोल नामक सिक्के भी चलाए। बहलोल लोधी की प्रमुख मुख्य सफलता जौनपुर 1484 राज्य को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया था। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक रहे, दिल्ली की गद्दी पर बैठा और सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना भी की। आगे देखते हैं। सिकंदर लोधी ने नाप के लिए एक पैमाना गज सिकंदरी प्रारंभ करवाया जो प्राय 30 इंच का था। सिकंदर लोधी ने स्वयं के आदेश से आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया जिसके नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। वह कुल रुखी उपनाम से फारसी कविताएं भी लिखता था।
सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1517 से 1518 ठीक है में इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा के मध्य खटोली का युद्ध हुआ, जिसमें लोदियों की हार हो गई। ठीक है, राणा सांगा से लोदी वंश के लोग हार गए। अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ और जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया, और यहीं पर हमारी दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। इब्राहिम लोदी के बाद लोदी वंश का पतन हो गया और लोदियों के पतन से दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत क्या हो गया? अंत हो गया। बहलोल लोदी अमीरों को मसनद ए अली कहकर पुकारता। ठीक है, तो बहलोल लोदी अमीर लोगों को क्या बोलता था? मसनद ए अली कहकर पुकारता था। यहाँ तक हमने सारी दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो है हमने कंप्लीट बातें कर ली हैं। अब हम अधिकारियों के नाम और उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले आपने अभी तक वीडियो को शेयर वगैरह नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अंत में क्या होता है आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड निकाल के आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नए सेशन किस किस से रिलेटेड चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अधिकारियों के नाम हैं और उनके कार्य की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले है RJ मुमालिक, तो ये किसका विभाग था? सैनिक विभाग था। ईशा ए मुमालिक, ये पत्राचार का विभाग था, मतलब पत्र वगैरह आते थे। मुशरिफ ए मुमालिक, ये महालेखाकार का विभाग था। शाहना ए मंडी, ये बाजार मूल्य नियंत्रण एवं बाट माप की जांच करने वाला एक विभाग था। मुहतसिब, ये लोगों के आचरण की जांच करने वाला विभाग था कि लोग कैसा आचरण कर रहे हैं, कोई गलत व्यवहार तो नहीं कर रहा किसी के साथ। आगे देखते हैं। काजी अल कुज्जात, न्याय विभाग का एक प्रमुख था। खाजिन, ये राजकीय आय को संग्रहित करने वाला था। दीवान ए रियासत, बाजार पर नियंत्रण करता था। सर ए जहादार, सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान था। ये बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष था। सद्र उस सुदूर, धर्म संबंधी कार्यों का प्रमुख था ये। और लास्ट है कोतवाल, ये शहरों में शांति व्यवस्था को बनाए रखता था। ठीक है, तो ये प्रमुख लोग थे जो दिल्ली सल्तनत में थे। आगे चलते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख विभाग एवं उनके नाम देखते हैं। अब क्या है, विभाग देखेंगे। दीवान ए रिसालत, विदेशी विभाग था। दीवान ए ईशा, पत्राचार का विभाग था। दीवान ए मुस्तखराज, राजस्व विभाग था। दीवान ए बंदगान, दास विभाग था। दीवान ए खैरात, दान का विभाग था। दीवान ए बिराजत, वजीर का विभाग था। दीवान ए आरिज, सैन्य विभाग था। और लास्ट है दीवान ए इस्तिहाक, ये था आपका पेंशन विभाग था। जो रिटायर हो जाते थे सैनिक वगैरह तो उनको पेंशन मिलती थी इससे। अब बात करेंगे सल्तनत कालीन आर्थिक शब्दावली, मतलब आर्थिक पैसा कहाँ से आता था। अब बाब, ये क्या था? अतिरिक्त एवं गौण कर था। ठीक है, कर वगैरह के बारे में बात करें हम लोग। फावाजिल, ये अधिशेष था। महसूल, भू राजस्व का अनुमान लगाया जाता था इससे। निर्ख ए फरमानी, राज्य द्वारा घोषित मूल्य दिया जाता था। वफा ए फरमानी, राज्य द्वारा निर्धारित पैदावार पर दिया जाता था। हक ए दीवानी, ये जो है हमारा राजकोषीय मांगे जो होती थी, राजकोषीय मांगे उनके लिए दिया जाता था। और है खिदमती, खिदमती था पराजित राजाओं द्वारा लिया जाने वाला राजस्व, तो जो राजा पराजित हो जाते थे किसी राज्य से तो उनसे जो है ये लिया जाता था। ठीक है, तो यहीं पर हमारा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम इसके बाद हमारी जो वीडियो आएगी वो मुगल काल पर आएगी। ठीक है, तो चलिए ये सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।